हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज डे 11 है और इस डे 11 पे आपका आज का टॉपिक है मेजरिंग अर्थिंग, मेजर अर्थिंग। तो इस अर्थिंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या अर्थिंग होता है। तो चलो चलते हैं। और अब इस अर्थिंग में क्या क्या कॉन्टेक्ट्स आज के डे पे क्या क्या टॉपिक्स होंगे, किस किस किन किन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। वो सबसे पहले definition purpose of earthing purpose, major earthing, instrumentation for measuring plate and pipe earthing, cause of accidents, protection, types of electricity laws, basic laws, concepts of wire gauge, wire size and current rating, conductor size and its current rating in square mm। तो पहले देखते हैं कि अर्थिंग क्या है। अर्थिंग द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग metallic bodies of all electrical apparatus and equipments to a earth by a wire having a negligible resistance is called earthing। मीन्स कि जो हम एक मेटालिक रॉड कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल अपैरेट या किसी इक्विपमेंट से, जो हम अर्थ के साथ अर्थ में डिप करते हैं, और उस मेटालिक रॉड को बहुत ज़्यादा कम, बहुत इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि जो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि जो हमारा लीकेज करंट जो होता है हमारे किसी इलेक्ट्रिकल अपैरेट में या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो उस मेटालिक रॉड के ज़रिए, इस मेटालिक बॉडी के ज़रिए इजीली पास हो जाए, जिससे हमें वो लीकेज करंट ग्राउंड हो सकता है। तो इस अर्थिंग का जो प्रोटेक्ट मेन काम जो है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल जो ये अर्थिंग है, ये हम एक फिज़िकल कनेक्शंस करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एंड ह्यूमन बॉडी के बीच में, जिससे हमें ये इन दोनों के बीच में एक प्रोटेक्शन एक रहे। अब जो डेफिनेशन है इसकी, इस अर्थिंग के, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ द लो रेजिस्टेंस इज नोन एज अर्थिंग। मीन्स क्या होता है कि जो हमें इसका इमीडिएट प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए, वो डायरेक्टली हो जाता है डायरेक्टली हो जाता है अर्थ में विद हेल्प ऑफ लो रेजिस्टिव वायर, जो हम इस अर्थिंग में डाल देते हैं। और एक डेफिनेशन क्या है इसकी, जो ये हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल शॉक से, जिससे हमें एक आराम से एक ऐसा पाथ प्रोवाइड हो जाता है, जैसे जो करंट आ जाता है हमारे इस कंडक्टर में या किसी इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, वो डायरेक्टली अर्थ हो जाए, डायरेक्टली रिमूव हो जाए, और हमारा जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो जाए, चाहे वो सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वो फ्यूज़ हो। इसका पर्पस ये है कि ये हमें प्रोटेक्टिंग के लिए, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, अर्थिंग जो है वो एक प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस है, जिससे जिससे हमारा कंडक्टर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, और जो हमारे फॉल्ट करंट हो वो डायरेक्टली फ्लो हो जाए अर्थ में। और इसका मेन काम ये है कि हमारा इलेक्ट्रिकल अपीयरेंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करना। अब इस ये मेजर कैसे करते हैं कि जो वी कैन मेजर द अर्थिंग बाय मेजरिंग द पोटेंशियल बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल वोल्टेज। जो इसको मेजर कैसे करते हैं कि जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो वोल्टेज पोटेंशियल है, ये हम मेजर करते हैं न्यूट्रल और फेज़ के दरमियान। अगर थ्योरेटिकली जो है हमारा ज़ीरो वोल्टेज होना चाहिए न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान, बट प्रैक्टिकली 2 से 4 वोल्ट के बीच में डिफरेंस रहता है, जो बहुत ज़्यादा क्लोज़र है, और इसको हम ज़ीरो के बराबर ही मान लेते हैं। इसके मेजरिंग करने के और एक डिवाइसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं अर्थ टेस्टर, और इसका दूसरा नाम भी है, इसका मैगर भी बोलते हैं। और इस मैगर से हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओम्स में, जिससे पता चलता है कि हमारा सॉइल और इस इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है। और जितना रेजिस्टेंस कम होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी अर्थिंग हमारे पास हो जाती है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हमें मेजर करते इस अर्थ टेस्टर की बदौलत से इसी से पता चलता है कि अर्थ सॉइल और इस अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है।
अब इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजर्स, अर्थिंग के अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको मैगर कहते हैं और टेस्टर कहते हैं, और इन सब का काम यही है कि हमारे बीच में कितना कितना इस मेटलिक पॉट या इस गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो हमने अर्थिंग में यूज़ किए, चाहे वो कॉपर रॉड है, चाहे वो गैल्वेनाइज्ड पाइप है, और सॉइल और इस अर्थिंग इलेक्ट्रोड रॉड के बीच में कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस है और कितना कम रेजिस्टेंस है। दो तरह की अर्थिंग हम करते हैं, एक प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। और जो प्लेट अर्थिंग है उसमें कॉपर प्लेट लगाया जाता है और गैल्वेनाइज्ड प्लेट लगाया जाता है, जो एक पिट के अंदर डाला जाता है, और उस पिट में फिर एक चारकोल और साल्ट के से ढक लेते हैं, और फिर ऊपर से एक पाइप बाहर निकाल देते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें उसको यूटिलाइज़ करना होता है, जहाँ जहाँ से हमें लीकेज करंट की चांसेस होते हैं, वहाँ वहाँ से उस पर हम कनेक्ट करके और इस प्लेट अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। और सेम ऐसे ही पाइप अर्थ थी, उसमें भी गैल्वेनाइज्ड शीट या कॉपर शीट या कॉपर पाइप लगाया जाता है ग्राउंड के अंदर, और फिर वहाँ पे कनेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें अर्थिंग या लीकेज करंट होने के चांसेस रहते हैं। क्या क्या काजेज़ रहते हैं, इसकी वजह क्या रहती है, अगर हमें एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर किस वजह से एक्सीडेंट होता है अगर अर्थिंग ना हो। तो सबसे पहले हमें फॉल्ट और फायर वायरिंग हो जाए, या फॉल्ट रहेगा या आग लग जाएगी किसी वायर में, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा लोड लगाया जाता है किसी इक्विपमेंट पे, या फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अपैरेट कोई लगा लेते हैं, या आउटस्टैंडिंग सर्किट ब्रेकर लगा लेते हैं, या लाइट फ्लक्चुएटिंग कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल स्विच और आउटलेट्स जो है वो एक्सपायर हुए होते हैं, और इसकी वजह से ये रीज़न्स है जिससे हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और इससे रिज़ल्ट क्या आ जाता है, ये कि हमारा इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, ओवर करंट हो जाता है, हीट फायर एंड एक्सप्लोजर हो जाता है, और इलेक्ट्रोलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। और जो ये अर्थिंग है, इससे हमारे ये सारे एक्सीडेंट जो है, सारी चीज़ें जो है, इनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इससे। तो कैसे जो प्रोटेक्शन है, हमें पहले इंसुलेशन ऑफ पार्ट्स को इंसुलेट करना है, बैरियर्स बनाने हैं, स्मोक फायर सीलिंग्स करने हैं, या फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज सप्लाई करते हैं, डबल इंसुलेशन होनी चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए एक सिस्टम से। फायर प्रोटेक्शंस मीन्स कि हमें स्मोक और फायर प्रोटेक्शंस होता है, फायर सस्पेंशंस हो जाते हैं, और इन सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, इनको हमें फॉलो करना है, तभी हम आराम से अच्छे से एक सही प्रॉपर और परफेक्ट अर्थिंग कर सकते हैं। अब बेसिक फंक्शंस ऑफ अर्थिंग क्या है? प्रोवाइड द लो इम्पिडेंस रिटर्न पाथ for fault current, from that the fault can come detected and the source of power removes as quick as possible। मीन्स क्या है कि इससे हमें लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करना होता है इस फॉल्ट को, जो हम अर्थिंग के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, और जो ये फॉल्टी करंट होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, और इस अर्थिंग सोर्स की वजह से ये रिमूव हो जाता है जितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और इससे क्या होता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें क्रिएट हो जाता है, जिससे पोटेंशियल हैज़ार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। हम मिनिमाइज डैमेज करते हैं जब लाइटनिंग या बाकी सारी सर्जरीज हो जाती है, और मिनिमाइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमें कॉन्टैक्ट सिग्नल्स हो, जिनसे हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम कॉन्टैक्ट्स सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में हम नॉइज़ मिनिमाइज़ करते हैं जब हम अर्थ करनी पड़ती है। और एक काम जो है कि हमें लो इंट्रिंसिक सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हमें पोटेंशियली एक्सक्लूसिव एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग एट लो वोल्टेज, जो प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल
अप्लायंस एंड प्रोटेक्ट ओवर सेल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। क्या है कि जब ये प्रोटेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो उससे वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। फॉर डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए क्या क्या फॉल्ट्स और क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। सबसे पहले फॉल्ट जो है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से फॉल्ट्स आता है, जिससे हमें जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रॉपरली उसको रिमूव करने के लिए जो है वो अर्थिंग एक प्रॉपर और इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। अगर हाई वोल्टेज की बात करें, अगर एक केवी से ऊपर ज़्यादा होगी तो उसमें जो फ्यूजेस है या अर्थिंग जो है फ्यूजेस जो है ये कम ज़्यादा अच्छे से पार्ट नहीं कर पाते, रोल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हमारी जो रियलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या मेन इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स जो है वो कॉमन फॉल्ट्स या इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स होते हैं वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स होते हैं हाई वोल्टेज में। और ज्यूरिंग दिस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स की वजह से अर्थिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद जो है कंसेप्ट ऑफ वायर गेज है। कंसेप्ट ऑफ वायर गेज मतलब क्या हो गया कि हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं, बहुत अलग अलग साइज़ के वायर्स होते हैं, और उन साइज़ और साइज़ के अलग अलग वायर होते हैं। डायमीटर के हिसाब से वायर आ जाती है, और एरिया के हिसाब से वायर आ जाती है, फीट के हिसाब से वायर आ जाती है। जो वायर गेज ये इन सब चीज़ों पे, वायर पे, साइज़ पे काम करता है, डायमीटर पे काम करता है, एरिया पे काम करता है, और इसमें फीट में कितना लंबा होता है इस पे काम करता है। ये सारे चीज़ें पता चलती है इस वायर गेज की वजह से। वायर गेज मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, जो वायर गेज है ये हमें मेजर करता है डायमीटर एंड दिस, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है इस वायर में वो कितना सेफली चलता है, और कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस और कितना वेट होता है उसमें। अब जो इस वायर गेज को मेजर कैसे करते हैं कि इससे हमें कुछ वायर या कुछ स्लॉट्स जो है जो मैंने यहाँ पे आपको शो की है, इससे हमें पता चलता है। जो पहले इमेज पे है नंबर 4 पे, जैसे हमने ये ग्रीन कलर का डॉट मैंने इस नंबर 4 पे इंसर्ट किया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो बिल्कुल इस के टच इसके पार्ट्स में एंटर होता है, इसके साइड्स में एंटर हो जाता है, और इससे साइज़ पता चलता है। अगर ये फ्री हुआ तो इसमें ये प्रॉपर साइज़ नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये परफेक्ट है, तो इससे एक परफेक्ट साइज़। और यहाँ पे हम वायर की बात कर रहे हैं, और दूसरी इमेज में हम इसमें शीट्स का भी नाप सकते हैं। जो हमारे पास वायर शीट्स होते हैं उनका भी साइज़ नाप सकते हैं। और अभी इसमें यहाँ पे मैंने एक इमेज शो की है जिसमें हमें पता चलता है कि जो जब हम वायर गेज इस्तेमाल करने उसको कैसे इस्तेमाल करने। जो पहले नंबर पे है उसमें जो वायर है वो फ्रीली इन आउट हो जाती है, इससे पता चलता है कि ये जो ये इसके लिए परफेक्ट साइज़ नहीं है, ये फ्री साइज़ है। और नंबर 2 पे जो है उसमें फ्रीली नहीं होता है इन आउट, ये जो वायर ये इन आउट नहीं होता है फ्रीली, इस वायर गेज के बॉडीज़ के साथ ये टच करता है, पार्ट्स साइड वाले पार्ट्स के साथ टच करता है, तो इससे हमें पता चलता है ये करेक्ट साइज़ है। और नंबर 3 जो है वो उसमें इसके साइड वाले पार्ट्स से टच करते हैं, ज़्यादा टच करते हैं, और फ्रीली इन आउट नहीं हो जाते। इससे पता चलता है कि इस इमेज से आपको पता चलेगा कि ये वाला इमेज जो है ये परफेक्ट नहीं है। अब वायर गेज क्या होता है? एक्चुअली वायर गेज होता क्या है, जो कॉमन स्टैंडर्ड मींस जो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द डायमीटर मींस क्या, एक हमारा एक कॉमन स्टैंडर्ड रहता है जिससे हमें पता चलता है कि वायर का डायमीटर कितना है, वो कितनी मोटी है, और इससे कितनी पतली है, कितनी मोटी है। अब अकॉर्डिंग टू ए जो अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से जो सिस्टम सजेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लाए मैंने। जो वायर साइज़ 22 AWG जो है ये छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू 20 AUG के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टेबल पे देखेंगे, अगर ये आपको कहीं पे ये यहाँ पे एक 20 नंबर पे है AUG, और उसमें जो वायर साइज़ है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कम है
20 पे, और 22 जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। और सेम आपको ये आप इसमें देख सकते हो आराम से कैसे है। और इसमें कुछ फैक्टर्स जो है कि हर एक वायर गेज में जब 20 से लेके 23 नंबर तक, फॉर एग्जांपल 20 से लेके 23 नंबर तक हमें डिविजन्स होता है, मीन्स की क्रॉस सेक्शन, हमें क्रॉस सेक्शन इसका पता चलता है और इसकी रेजिस्टेंस पता चलती है। फॉर एग्जांपल अगर समझ नहीं आया होगा तो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 20 ए डब्ल्यू जी कॉपर वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन है 100 सर्कल माइल्स मीन्स सी एम, एंड रेजिस्टेंस है 1000 फीट ऑफ 10 ओहम, 10,000 फीट्स पे 10 ओहम है। और सेम जो 26 ए डब्ल्यू जी जो है इसमें इस छोटी है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 250 ही है, 250 है, और इसकी रेजिस्टेंस है वो 40 ओहम है। मीन्स कि यहाँ से आपको इस एग्जांपल से पता चला होगा कि जो 26 है वो छोटी है, वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 20 से। फैक्टर नंबर 2 जो है, अगर हमें 10 गेज के बीच में डिफरेंस देखनी होगी तो वहाँ पे 10 फोल्ड्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं उसकी क्रॉस सेक्शन से और उसका रेजिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल अगर 30 ए डब्ल्यू जी वायर गेज है, उसमें 100 सर्कल माइल्स है, और 1 फीट के अंदर 1 से लेके 10 के बीच में वो 20 एज डिफरेंस ओम्स, 20 एज डब्ल्यू, और 1000 ओम्स में 1000 ओम्स रेजिस्टेंस रहती है हर 1000 फीट के अंदर अंदर। ये फैक्टर थर्ड क्या है, एज द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स 10 AGW copper is 1 ohm per 1000 meters. वायर साइज एंड करंट रेटिंग क्या है, तो जो करंट रेटिंग अब डिफरेंट वायर्स जो है वो हमें एम्पियर से पता चलता है कि हमें एम्पियर कितना एम्पियर में करंट इसमें ट्रैवल करता है, कितना नहीं। और यहाँ पे मैंने आपको इमेज से आपको पता चलता है कि कितने साइज़ की 3 कोर वायर जो है, इसे हमें वायर साइज़ और इसकी करंट रेटिंग पता चलती है इन अलग अलग केबल्स के हिसाब से। कंडक्टर साइजेस एंड इट इज़ करंट रेटिंग। अब जो कंडक्टर का साइज़ क्या है उसकी करंट रेटिंग, द लार्ज एरिया ऑफ कंडक्टर द ग्रेटर द करंट कैरिंग कैपेसिटी। जितना ज़्यादा एरिया कंडक्टर में होगा उतनी ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटीज़ होती है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड शुड नेवर एक्सीड द मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग ऑफ द इंसुलेशन। इसमें क्या रहता है कि जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं उसमें जितना ज़्यादा मोटा साइज़, जितनी ज़्यादा थिक होगी वायर या जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतना ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। और इसमें जो हीट जनरेटिंग अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होता है एक स्पेसिफिक वायर में। स्पेसिफिक वायर साइज़ हमें पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्मल वायरिंग या पावर वायरिंग के लिए। करंट रेटिंग एज़ पर स्क्वायर एम एम, जो करंट रेटिंग होती है वो एज़ पर स्क्वायर एम एम क्या होती है। अगर 1 स्क्वायर एम एम वायर जो है वो हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर 1.5 स्क्वायर एम एम साइज़ वाली वायर होगी तो वो स्विच बोर्ड से लेके लोड तक के बीच में इस्तेमाल करते हैं। अगर 2.5 स्क्वायर एम एम वायर आपको यूज़ करनी होगी तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेके स्विच बोर्ड के बीच में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आपके पास 4 स्क्वायर एम एम वायर की रिक्वायरमेंट है तो तब आपको वो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, जैसे कि हीटर होगा, शावर होगा या इंडक्शन होगा, उन पे आपको वो वाली वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर 6 स्क्वायर एम एम वायर की ज़रूरत पड़ती होगी तो तब आप उस पर एसी वाला लोड जो है डाल सकते हो, या बाकी कोई भी रेटिंग वाला लोड होगा तो वो इस्तेमाल डाल सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो थैंक यू।